साधना प्लस में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पटना में आपस में भिड़े कोरोना वॉरियर्स। चेन्नई से आए श्रमिकों क्वारंटीन की मांग को लेकर छिड़ी तीखी बहस। पुलिसकर्मी बोले करो होम क्वारंटीन, स्वास्थ्य कर्मी ने कहा होगा फैसिलिटी क्वारंटीन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कॉपियों की जांच शुरू। 28 मई से राज्य भर में 51 केंद्रों पर हो रही है जांच। करीब 10,000 परीक्षक कर रहे कॉपियों की जांच। जमुई अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय चेहरा आया सामने। महिला के अस्पताल में तड़प तड़प कर गई जान। प्रशासन की लापरवाही, शव को नहीं मिली एम्बुलेंस। और खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में नाबालिग की मौत होने के बाद मचा हड़कंप। राजस्थान से लौटे नाबालिग को जांच के बाद किया होम क्वारंटीन। सीने में दर्द की शिकायत के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। कोरोना संक्रमण के इस दौर में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस बीच दोनों के बीच तनातनी की खबरें आई हैं। और अब हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही चीजें बयां करती हैं कि इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी कोरोना वॉरियर्स आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि चेन्नई से आए एक श्रमिक को लेकर स्वास्थ्य जांच के लिए क्वारंटीन की मांग को लेकर यह तीखी बहस हो गई। मामला पटना के गार्डिनर हॉस्पिटल का है, जहां कोतवाली थाने के दरोगा श्रमिक को जांच के लिए गार्डिनर अस्पताल लेकर आए थे। इसी बीच वहां के स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी के बीच जमकर बहस छिड़ गई। स्वास्थ्यकर्मी ने मजदूर को जांच के बाद 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रहने को कहा, लेकिन पुलिसकर्मी उसे होम क्वारंटीन में रखने की मांग कर रहे थे। बताया गया कि वो चेन्नई से आया है, तो हम लोगों को जो गाइडलाइन सरकार से मिला हुआ है, जब भी कोई आदमी दूसरे राज्य से आता है या दूसरे जिला से, तो हम लोग जैसे 2 ऑप्शन रहता है, या तो होम क्वारंटाइन करते हैं या क्वारंटाइन सेंटर पर रेफर करते हैं। क्योंकि ये लेबर था, ये पटना का रहने वाला नहीं था, इसके पास अपना व्यक्तिगत आवास नहीं है, तो इस स्थिति में हम लोगों को है कि क्वारंटाइन सेंटर पर रेफर कर देते हैं। हमारे पास इसकी कोई किस क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाना नहीं जाना ये प्रशासनिक और पुलिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। हमने उसकी जांच कर लिया, उसको कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं था। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच 28 मई से राज्य भर में 51 केंद्रों पर शुरू हो गई है। करीब 10,000 परीक्षक कॉपियों की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि मूल्यांकन का कार्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। शिक्षकों के पास जो परिचय पत्र और प्रतिनिधि पत्र होगा वही उनका लॉकडाउन का पास होगा। दरअसल इस बार मैट्रिक और इंटर में करीब लगभग 6.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इधर रांची जिले में 13 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। जिला स्कूल के 14 कमरों और एक हॉल में मूल्यांकन शुरू हो गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध है। बताते चले कि मूल्यांकन कार्य में लगे परीक्षकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीट अरेंजमेंट किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच अब शुरू हो गई है। करीब 10,000 परीक्षक कॉपियों की जांच कर रहे हैं और ऐसे में देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया, मास्क भी उन्हें दिया जा रहा है, साथ ही सैनिटाइज करने का काम भी हो रहा है। आपको बता दें कि इधर रांची में करीब 13 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। जिला स्कूल के 14 कमरों और एक हॉल में मूल्यांकन शुरू भी हो गया है। मैट्रिक और इंटर में करीब 6.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की कॉपियों की जांच शुरू हो गई है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, ये संभवतः
प्रयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही रिजल्ट है जो प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा अंतर देखने को मिला है बिहार झारखंड में, क्योंकि बिहार में पहले ही जो है इस कोरोना काल में मैट्रिक की जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया है। हालांकि झारखंड से ज्यादा केसेस जो है बिहार में आए हैं, लेकिन यहाँ भी जो है सरकार जो है अपने स्तर से तैयारी पूरी कर चुकी है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो है सभी कॉपियों की जांच शुरू कर दी गई है। यह कॉपी की जांच सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक की जाएगी। आपको बता दें कि कुल 51 केंद्र बनाए गए हैं। इन मूल्यांकन जो केंद्र हैं वो कुल 51 बनाए गए हैं। इनमें 10,000 तकरीबन जो शिक्षक हैं इन सभी कॉपियों की जांच करेंगे। लेकिन चंदन, क्या सभी चीजों का ध्यान रखा गया है? क्योंकि हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा रहा है, मास्क भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये स्थिति सभी केंद्रों में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, यह बात एकदम कंपलसरी कर दी गई है कि जितने भी जो लॉकडाउन के दौरान जो इस कोरोना महामारी में गाइडलाइन जारी किए गए उन सभी चीजों का पालन करते रहना है। और इसीलिए आपको बता दें कि यह बात इसीलिए इस पर ज्यादा केंद्र भी बनाए गए हैं और ज्यादा शिक्षक को भी लगाए गए हैं। नहीं तो बीते साल की अगर बात करें तो इससे काफी कम केंद्र थे और कम शिक्षक भी लगाए गए थे। जो कॉपी की जांच में है इससे कम शिक्षक लगाए थे। लेकिन इस बार जो है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण और कई केंद्र बढ़ाए गए हैं और इन सभी केंद्रों पर खासकर जो सैनिटाइजर, मास्क और यहाँ तक कि ग्लव्स सभी चीजों का खासा ध्यान रखा जा रहा है और इन सब चीजों का उपयोग करना एक अनिवार्य रूप से वहाँ पे बताया गया है। जी शुक्रिया चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। उधर जमुई सदर अस्पताल में एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां जिंदगी को तो छोड़ मौत के बाद भी मरीजों और उनके परिजनों के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों का दिल नहीं पसीजता है। ताजा मामला जमुई के चौकी टांड गांव का है, जहां ग्रामीणों ने एक महिला को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल में महिला तड़पती रही, जहां से उसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं परिजन एम्बुलेंस के लिए डॉक्टरों से लेकर कर्मियों तक गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई और आखिरकार तड़पती महिला ने दम तोड़ दिया। गौरतलब यह है कि हद तो तब हो गई जब महिला की मौत के बाद भी उसके शव को वापस घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य सेवा पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जहां सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के नाम पर बड़े बड़े दावे किए हैं, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण गरीब मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो महीने से इसे गले में दर्द था। प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-3 जगह जमुई में भी दिखाए थे, तो 8 दिन से ज़्यादा इसका स्थिति खराब होने लगा था। उसके बाद मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे पहुँच गया। कब? आज 7:30 बजे ये नंबर लगाया, उसके बाद रेफर कर दिए पटना पीएमसीएच पटना किया था, ध्यान नहीं, फुलवारी से भी शायद किए थे। तो उसके बाद हमने एम्बुलेंस यहाँ कोई सुभाष कंट्रोल रूम में थे, उससे बात की है कि एम्बुलेंस दिया जाए, बीपीएल कार्डधारी है। हम ये भी बताए कि ये हम लोग चंदा करके इसे लाया गया, पैसा इनके पास नहीं है। उसके बाद बोला ठीक है 102 पे कॉल कीजिए। हमने 102 पर कई बार कॉल किए, नंबर लगाए। नंबर लगाने के बाद वो फिर बोले कि 20 मिनट में एम्बुलेंस जा रहे हैं आपके पास। 20 मिनट, फिर आधा घंटा हो गया, फिर लगाएं, फिर 1 घंटा हो गया, फिर लगाएं, फिर क्या बोलता है हम कब जाएंगे ये पता नहीं है। हम ये साधन है एम्बुलेंस का, इसमें 2 एम्बुलेंस जो है पटना गया हुआ था और एम्बुलेंस इधर उधर गया हुआ था। तो इनको कहा गया कि हम जो है एम्बुलेंस जो है ना आपको अवेलेबल करा दे रहे हैं, लेकिन बैड लक हुआ कि इनको समय पर जो है एम्बुलेंस नहीं मिल सका और इस दौरान इनका जो है ना डेथ हो गया। इससे ही पता चलता है कि इनका कितना क्रिटिकल कंडीशन था, लेकिन बहरहाल इनका डेथ हो गया तो इसका बहुत हमको अफसोस है। अब डेड बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए हम लोग गाड़ी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है गाड़ी अवेलेबल नहीं हो सकी है।
साथ हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। प्रशांत, हालांकि ये पहला मामला नहीं है। बिहार में हमने कई बार देखा है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते कोई दम तोड़ देता है, तो कोई दम तोड़ने के बाद भी एम्बुलेंस उसे नसीब नहीं होती। ऐसे में जो ताजा मामला सामने आया है, किस किस की लापरवाही इसमें देखी गई है और क्या किसी भी तरीके की जांच कमेटी का गठन हुआ है, क्या किसी भी तरीके की जांच की बात कही जा रही है? जी आदर्श, मैं बता दूं कि इस मामले में जब मैं सदर अस्पताल के जो भी प्रभारी हैं या सिविल सर्जन है उससे बात करने की कोशिश की तो काफी देर तक उनसे बात नहीं हो सकी और ना ही कैमरे के सामने कुछ भी बताने के लिए तैयार थे। काफी जब दबाव देने के बाद जो है सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नौशाद अहमद ने कैमरे के सामने बात करने पर राजी हुए। मैं बता दूं कि पहले भी आज ये आप सही बता रहे हैं कि ये कोई मामला पहला नहीं है और जम्मू सदर अस्पताल में भी ये पहला मामला नहीं है। सिविल सर्जन सदर अस्पताल से जब मैं बात करता हूं तो वो बराबर जो है स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर की कमी का रोना रोते रहते हैं, जबकि सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी निरीक्षण कर चुके हैं। अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल में कार्यरत कर्मियों में जो सेवा भाव की बिल्कुल कमी देखी जाती है। सदर अस्पताल में पहले की भांति आज भी दलालों का अड्डा बनकर रह गया है। अब मैं बता दूं कि लोजपा सांसद जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका भी कार्य क्षेत्र है जमुई जिला। कई बार वो ये सदर अस्पताल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। बावजूद जो लोजपा अध्यक्ष हैं वो केंद्र और राज्य में सत्ता समर्थित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद गरीब अपने हाल पर रो रहे हैं। ये सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। जो सदर अस्पताल आज जमुई जिले का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है, जहां गरीब आस लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मौत ही उनको मिलती है। निराशा के रूप में परिजन रो रो कर बेहाल हो जाते हैं और सरकारी सिस्टम बिल्कुल ही फेल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि बिल्कुल पूरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद भी केंद्र में उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी नजर आती है कि वहां पर मरीज को ना पहले एम्बुलेंस मिलती है ना बाद एम्बुलेंस मिलती है। प्रशांत, एक छोटा सवाल और, क्या इस पर अब जब अस्पताल प्रबंधन शांत है तो क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, क्या इस बारे में पता चल पाए कि आखिर एम्बुलेंस मिली क्यों नहीं? एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, इस संबंध में जब मैं स्वास्थ्य उपाधीक्षक से बात किया तो उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में सरकारी तौर पर मात्र 4 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 2 एम्बुलेंस पटना लेकर चले गए थे मरीज को और 2 एम्बुलेंस जम्मू जिले के अन्य क्षेत्र में थे, जिसके कारण वहां पर अन्य जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं, इस तरह के जो धंधा करते हैं, उन लोगों का भी एक तरह से एक मिली भगत रहती है ताकि प्राइवेट एम्बुलेंस चालक को इसमें लाभ मिल सके और इसमें स्वास्थ्य पर सदर अस्पताल का जो स्वास्थ्य प्रबंधन है उसकी भी मिली भगत सामने आ रही है। फिलहाल कई बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही और कहीं न कहीं मिली भगत कि वहां पर प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस को लिया जा सके और उसी के जरिए कमाई का ये धंधा अपना चालू रखा जा सके। प्रशांत, आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद अब आपको बिहार का कोरोना अपडेट बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है, आंकड़े में इजाफा हुआ है और अब जो आंकड़ा बढ़ा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 54 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव आज के पहले अपडेट में पाए गए हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो आंकड़ा बढ़कर 3090 पर पहुंच गया है और खुद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। हम आपको लगातार बताते हैं कि जिस तरीके से बिहार में कोरोना के कई अपडेट जारी किए जाते हैं, आज के दिन का ये पहला अपडेट जिसमें 54 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3090 हो गई है। राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना में ही हैं, वहीं रोहतास, मधुबनी, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, इन सब जिलों में
मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ये भी बात देखने को मिल रही है बिहार में कि रिकवरी रेट बेहद कम होता अब नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए राजधानी पटना की, तो वहां पर भी रिकवरी रेट बहुत कम है। अगर मुंगेर को छोड़ दिया जाए ऊपर से 4-5 जिलों में, तो बाकी हर जगह रिकवरी रेट बहुत कम है। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से ये तेजी से आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो रिकवरी रेट है वो बेहद असंतोषजनक है, खास तौर पर बिहार में, क्योंकि अगर ऊपर के 5 से 6 जिलों की लिस्ट देखी जाए, तो अगर मुंगेर को छोड़ दिया जाए तो हर जगह रिकवरी रेट 50% से भी बेहद कम है। क्या और अपडेट है, बताइए। जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि बिहार में जिस तरह से तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके लिए जिला प्रशासन और उसके साथ ही जिला प्रशासन और सरकार के लिए एक चिंता की बात बन गई है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पहला जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से सूची जारी किया गया है, उसमें 54 जो नए संक्रमित मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। ऐसे में कुल आंकड़ा जो है बिहार का तेजी से संक्रमितों का बढ़ता हुआ 3090 पर पहुंच गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये चिंता की बात है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले जो है वो आज के पहले सूची जारी किए के अनुसार वो गया से आए हैं, जिसमें कि 12 संक्रमित नए मरीज जो है वो पाए गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए नवादा से तो 10, भागलपुर से 5, औरंगाबाद से 1, पूर्णिया से 8, खगड़िया से 5, गोपालगंज से 2 और पटना से 2, सुपौल से 3, सिवान से 5 कोरोना नए संक्रमित मरीज जो है वो पाए गए हैं। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो ये वाकई में बहुत कम है, जो कि संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। वही अगर हम बात करें पटना की, तो पटना में अब तक ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ 214 के करीब पहुंच गया है, जिसमें कि मात्र 124 मरीज जो हुए हैं वो अभी तक ठीक हुए हैं। जी आदर्श, ऐसे में अगर ये भी देखा जाए तो गोपालगंज में आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। और अनिल, साथ ही ये भी सवाल ऐड ऑन कर लीजिए कि जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जो बदइंतजामी सरकार प्रशासन के लाख दावों के बीच देखने को मिलती है, क्वारंटीन सेंटरों में कुव्यवस्था देखने को मिलती है, प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है, क्या उसे भी इसके पीछे की वजह मान ली जाए कि कोरोना का विस्फोट इसी वजह से हो रहा है बिहार में? बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से तमाम क्वारंटाइन सेंटरों की खबरें चल रही है और खबरें भी आ रही है कि वहां पे लगातार हंगामा किया जा रहा है, कहीं खाने के बद इंतजामी को लेके, तो कहीं वहां की व्यवस्थाओं को लेके, तो कहीं ना कहीं ये क्वारंटीन सेंटरों में जो व्यवस्थाएं की गई है, सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो संक्रमण के मामले आ रहे हैं वो अब जो श्रमिक वापसी हुए हैं बिहार, उनमें ये संक्रमण का मामला ज्यादा देखने को मिला। वहीं अगर क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटरों में जो संक्रमित मरीज लाए गए प्रवासियों में, वो ये संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामले जो बढ़ने के सामने आ रहे हैं वो प्रवासियों में सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। जी आदर्श, शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा बिहार के कोरोना अपडेट पर। अब खबर आपको खगड़िया से दिखाते हैं, जहां के गोगरी थाना क्षेत्र में नाबालिग की मौत होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला यह है कि राजस्थान से लौटे गौरव को जांच के बाद होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वो इस निर्देश की अवहेलना करते हुए पंचायत भवन में 8 लोगों के बीच सोया था, जिसके बाद अगले सुबह सीने में दर्द और चक्कर आने की शिकायत पर अस्पताल ले जाने के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। ये घटना ये लोग लगभग रात के 10:30-11 बजे जोधपुर से हम लोग हॉस्पिटल भेजे। बाकी इस लोग होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। उसके बाद इन लोग का मैंने सवेरे ही 8 आदमी था, 8 आपस में पंचायत भवन में ही कबड्डी खेल रहा था। कबड्डी खेलने के दरमियान में ये लोग, ये लड़का गिर गया। इसके पिता भी विकलांग थे, इसकी माँ भी विकलांग थी। ये बिल्कुल 16-17 साल का लड़का है और बिल्कुल ही निहायत ही गरीब किस्म का लड़का है। मजदूरी करता था जोधपुर में और उसी दरमियान इसको मतलब चोट लगे देने में इसको दर्द हुआ, तो लोग मोटरसाइकिल पे लेकर इसको दौड़ा। जब तक में इसको हॉस्पिटल आने से पहले ही इसकी कैमूर के रामगढ़ जीबी कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने खाने के साथ साथ
कई समस्याओं को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही रामगढ़ के बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में सही ढंग से खाना नहीं मिलता, शौचालय भी गंदा है और अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उन्हें घर से दवा मंगवानी पड़ती है। अब सवाल है कि डीएम ने सभी क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के साथ वहां पर तैयारियों का जायजा लिया था और साथ ही रहने वाले लोगों के बीच किट भी बांटी थी, साथ ही मेन्यू के अनुसार खाना देने का आदेश भी जारी किया है। तो फिर प्रवासियों को सुविधाएं आखिर क्यों नहीं मिल पा रही हैं? 23 तारीख को यहाँ आए हैं। 23 तारीख को सूरत से मैं आया। आने के बाद हमारे पास बैग वैग नहीं था, सिर्फ एक कपड़े में सर आया हूँ। आने के बाद ना यहाँ पे हमको बाल्टी मिली, न कोई चीज मिला। दूसरे दिन भी हमको नहीं मिला। तीसरे दिन हम जब आकर मांगे तो बोले कि ऐसा है, अभी बाल्टी खाली ले जाओ, अभी लुंगी गंजी आएगा तो बाद में मिलेगा। ठीक है सर, तो आज जाकर मेरे को लुंगी गंजी मिला है। इसके बावजूद भी खाने के लिए जो सुबह में 8:30 बजे 8:45 बजे चना लेके आते हैं, वही चना दोपहर के सब्जी में वही सब्जी बना देते हैं, उसी को देते हैं शाम को भी। दिन आए थे, एक दिन हम लोग को ऐसा ही निकाले हैं, ना हम लोग को थाली मिला है, ना बर्तन मिला, ना कुछ मिला है। दूसरे दिन थाली बिली मिला है, खाना का वही हाल है, चल रहा था, ठीक है बोल रहे। आज ऐसा था कि आज सामने पानी डाला हुआ था और हमारे लोग कितने लोग हैं जो खाना नहीं खाए हैं। और चना जो आता है वही शाम को भी वही चल रहा है, दोपहर में वही चल रहा है और वो बच जा रहा है तो वही सब्जी में डालकर सब्जी बना दे रहे हैं। और बीमार कितने लोग हैं। आज हम बीमार थे, हम घर से दवा मंगाए थे और क्या बोलते हैं डॉक्टर से चेक कराएंगे। हम लोग को इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि हम लोग 14 दिन के बाद गांव जाएंगे। अगर एक लोग को बीमारी रहा तो 100 गांव फैलेगा, तो बढ़ेगा कि कम होगा? सैनिटाइजर नहीं मिला है, ना नोज नाक से अपने मास्क लगाने वाला मिला है। ऐसा चलेगा तो कैसा रहेगा? खाना ठीक नहीं मिल रहा है, खाना खराब मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेरे यहाँ 5 सेंटर है। 5 सेंटर में सभी जगह इसी सेंटर में भी एक पार्ट में 113 लोग हैं, ये लोग 80 लोग हैं। एक सेंटर पर मेरा 16 लोग, कस्तूरबा में 35 लोग और आदर्श कन्या में भी 57 लोग हैं। ये सभी जगहों पर लोग खाना खाए और किसी ने कोई खाना का शिकायत नहीं किया है। ये मात्र ये 80 लोग हैं जो कि खाना का शिकायत किए और उसके बाद इनकी शिकायतें बढ़ती चली गई। थोड़ा बहुत कुछ शिकायत था, उसको दूर कर दिया जाएगा। और इन लोग का भ्रम थोड़ा हुआ, कहीं से पेपर कटिंग मिल गया कि ये सुविधा मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। फिर हम लोग बात किए, सब लोग शांति से चले गए। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान प्रवासियों का अपने गृह राज्यों में आने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में इनके बीच उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और अब ये जो मांग हो रही है उसके बीच भी सरकार प्रशासन की तरफ से दावे तो होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।